आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि डर जो है ना वो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समाया हुआ है, इसके कारण सब लोग रगड़ के वीडियो देख रहे हो। तो चलो, हम लोग बताए थे कि मॉर्निंग में हम आपको वीडियो देंगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन था पार्ट बी, अकाउंट्स का पार्ट बी, और उस पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आज ही हैं, बस आज भर जान लगा दो और देखते हैं शाम में क्या होता है इस एग्ज़ाम में। तो हम लोग कंपनी का पार्ट बी बताएंगे, इसका भी शायद 2 लेक्चर चला जाए, अगर एक लेक्चर में हो जाता है ठीक है, नहीं तो 2 लेक्चर इसका लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण मतलब बैलेंस शीट, इसके अंदर 3 चीज़ आता है वित्तीय विवरण के अंदर। कंपनी का वित्तीय विवरण में 3 चीज़ आता है। पहला आता है, कंपनी बनाती है पीएल, नहीं, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनाती है कंपनी बैलेंस शीट। तीसरा कंपनी बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कंपनी का वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का वित्तीय विवरण ये सब होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर। तो चलिए इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बोल रहा है वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बताइए, 2024 में पूछा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंटीसिपेटेड होते हैं, अनुमानित होते हैं, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी अनुमानित नहीं होते हैं, ये भी प्रत्याशित नहीं होते, अभिलेखित तथ्य होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अभिलेखित तथ्य होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, जो रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ कोई अनुमान नहीं लगता है। वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, 2024 में ये भी पूछा है। वित्तीय विवरण मौद्रिक सूचना को प्रदर्शित करते हैं, गुणात्मक सूचना को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, वित्तीय विवरण से सिर्फ मौद्रिक सूचना मिलता है, यानी रुपये पैसे के बारे में जानकारी मिलता है, गुण के बारे में जानकारी नहीं मिलता, सिर्फ क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फिगर को देता है अकाउंट्स, अकाउंटिंग हमेशा क्वांटिटेटिव फिगर को बताता है। तीसरा, कंपनी के अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अंडर विच सेक्शन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। बताइए कंपनी का फाइनल अकाउंट कौन से सेक्शन के अंदर बनाया जाता है, तो 129 बताया गया है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, किस कैपिटल पर दिया जाता है, तो पेड अप कैपिटल पर। डिविडेंड कौन सा कैपिटल पर दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। डिविडेंड जब भी दिया जाता है पेड अप कैपिटल पर। चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, द टर्म करेंट एसेट नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन करेंट एसेट नहीं है, तो स्टॉक करेंट एसेट है, स्टॉक करेंट एसेट है, डेटर करेंट एसेट है, कैश करेंट एसेट, सब करेंट एसेट है। या क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, गलत क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। शामिल नहीं है, नहीं, शामिल है, सब का सब तो करेंट एसेट है, जितना दिया था वो सब क्या था, करेंट एसेट था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है करेंट एसेट में कौन शामिल नहीं है, जबकि यहाँ ऑप्शन में सारा का सारा करेंट एसेट है, तो ऑल करेंट एसेट है, याद रखिएगा। वो गलत क्वेश्चन पूछ दिया। एक व्यवसाय की संपत्तियों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। द एसेट्स ऑफ द बैलेंस बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड। बताइए, बिजनेस के एसेट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, 2 पार्ट में बांटते हैं, नॉन करेंट और करेंट एसेट्स। बिजनेस के एसेट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। 2 ही तरह का एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, डिबेंचर्स आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। डिबेंचर को किस हेड में दिखाते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, दूसरा नंबर हेड नॉन करेंट लायबिलिटी से। शॉर्ट टर्म लोन में नहीं दिखाते हैं, सिक्योर्ड लोन में दिखाते हैं, सिक्योर्ड लोन में डालिए इसको, इसको कहाँ दिखाते हैं, सिक्योर्ड लोन में दिखाते हैं, सुरक्षित ऋण। ये सिक्योर्ड लोन कहाँ पे दिखता है, ये दिखता है नॉन करेंट लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखता है ये, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखता है। और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर सिक्योर्ड लोन होता है, और सिक्योर्ड लोन के अंदर हम डिबेंचर को दिखाते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल होता है। कंपनी का बैलेंस शीट में बोलता है करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। करेंट एसेट इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो डेटर करेंट एसेट है, कैश इन हैंड करेंट एसेट है, स्टॉक करेंट एसेट है, तो ऑल ऑफ दिस सब का सब करेंट एसेट्स होता है। आगे क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण क्या दर्शाता है, व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए लिखा होगा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। देखिए निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक डेट, ये बैलेंस शीट आपको बताता है। बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखता है, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है, वित्तीय स्थिति।
अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। लाभ हानि विवरण क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी दी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके जरिए एक कंपनी अपने लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करता है। वैसे स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। गैर चालू दायित्व क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? तो नॉन करेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी है जो 1 साल के बाद पे होता है। ऐसा लोन जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होगा उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। या आप इतना आसानी से बोल सकते हैं कि जो दायित्व करेंट नहीं है, जो चालू दायित्व नहीं है, वो सब गैर चालू दायित्व होगा। जो दायित्व चालू नहीं है, करेंट नहीं है, वो सब नॉन करेंट होगा। यानी करेंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे लायबिलिटी जो है नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट एक ऐसा विवरण है जिसमें 3 चीज़ को दिखाया जाता है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट पर बैलेंस शीट बना होता है। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट से बैलेंस शीट बनता है। कोई दिक्कत है? और बैलेंस शीट क्या करता है? किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, आर्थिक स्थिति को बताता है। ये एक मिरर होता है जिससे किसी भी बिजनेस के बारे में हमको जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि उस बिजनेस के पास एसेट कितना, उस बिजनेस के पास कैपिटल कितना, उस बिजनेस के पास लायबिलिटी कितना। और इस कॉन्सेप्ट पर, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर बैलेंस शीट बनता है। संचय और प्रावधान में क्या अंतर है? ध्यान रखिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन? तो ये आप ध्यान रखना, एक लाइन में बता देते हैं। प्रोविजन मतलब प्रावधान। तो भविष्य में दोनों का मतलब पैसा बचाना, दोनों का मतलब है पैसा बचाना। तो भाई पैसा बचा रहे हैं तो 2 चीज़ के लिए बचा रहे हैं। अगर आपको पहले से पता है कि भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है, पहले से पता है, और उसके लिए पैसा बचा रहे हैं, तो उसको प्रोविजन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, या बोल सकते हैं आप कि नॉन लायबिलिटी। अगर आपको ज्ञात है भविष्य में कि यह खर्चा होगा, नॉन लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी मतलब जो है दायित्व है। तो अगर आपको पता है कि ये दायित्व होगा, उसके लिए पैसा बचा रखे हैं, तो वो कहलाता है प्रोविजन। और जो अननोन लायबिलिटी है, अननोन लायबिलिटी मतलब जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि भविष्य में ऐसा खर्चा होगा, लेकिन उसके लिए पैसा बचा रखे हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। अननोन लायबिलिटी के लिए जब हम पैसा बचाते हैं तो वो रिजर्व कहलाता है। अननोन लायबिलिटी के लिए जो पैसा बचाते हैं तो उसको प्रोविजन कहते हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि एक व्यक्ति अपने बेटी के शादी के लिए पैसा बचा रहा है, कि बेटी की शादी करना, उसको मालूम है कि 25 साल बाद हमको शादी करना बेटी का, तो उसके लिए पैसा बचा रहा है, उसको प्रोविजन बोलते हैं, प्रावधान। ठीक है? और ऐसे बताइए, बेटी की शादी के लिए भी पैसा बचा रहा है, और कुछ बैंक में ऐसे भी रखता है सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ऐसे क्यों रखता है? भाई किसी को चोट वोट लग जाए, अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए, उसके बारे में पता नहीं कि किस लिए रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं संचय। तो जो अननोन लायबिलिटी के लिए, पैसा जमा करके रख देते हैं, जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है और हम पैसा रखते हैं बचा के, तो इसको बोलते हैं रिजर्व। और जब आपको पता है कि ये खर्चा होने वाला है, तब पैसा बचा कर रखते हैं, तो इसको लोग बोलते हैं प्रोविजन। देखिए लिखा है, कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अज्ञात हानि, अज्ञात मतलब हमको पता भी नहीं फिर भी पैसा बचा के रखे हैं। जैसे आप बताइए, रूम से सब कुछ ठीक है, कुछ भी पेन नहीं खरीदना है, दुकान में कुछ नहीं खरीदना, फिर भी रूम से अगर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो पैसा पॉकेट में लेके चलते हैं ना। क्यों चलते हैं? क्योंकि पता नहीं कुछ हो जाए, तो अचानक बीमार पड़ जाए, पानी प्यास लग जाए, कुछ खाने का मन कर जाए, तो क्या करेंगे? तो अज्ञात है, पता नहीं कि क्या हानि होगा। अज्ञात हानियों की पूर्ति के लिए संचय बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? संचय। और जो अनिश्चित दायित्व है, मतलब निश्चित, यहाँ अनिश्चित ले गलती लिख दिया, जो निश्चित दायित्व है, यहाँ अनिश्चित नहीं निश्चित होना चाहिए, जो निश्चित दायित्व है उसको चुकाने के लिए, जो सर्टेन लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है? बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा भाग और कौन सी सूची आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप बताती है? तो याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए कंपनी एक्ट 2013 का एक प्रोविज़न है जिसमें शेड्यूल 3 में और पार्ट 1 में, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। और कौन सा फॉर्मेट यूज होता है बैलेंस शीट का? तो वर्टिकल फॉर्मेट यूज होता है। बट बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट यूज होता है। याद रखिएगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एज पर कंपनी एक्ट 2013। और देखो वही चीज़ फिर यहाँ आ गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और भाग 1 के अनुसार निम्न मदों को बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंदर दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट जो आप जानते हैं, तो ये सब आइटम्स को कौन से हेड में दिखाएंगे बताइए? पूछ रहा है। बिल्स पेबल को कौन सा हेड में दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कौन सा हेड में दिखाएंगे? कॉल्स इन एडवांस को कौन सा हेड में दिखाएंगे? तो इस तरह से दिखाएगा। अगर पूछेगा ना तो इस तरह से आप शो कीजिएगा। सबसे पहला आइटम है बिल्स रिसीवेबल, इसका हेड, बिल्स रिसीवेबल का हेड है करेंट एसेट्स, और सब हेड, करेंट एसेट के अंदर एक हेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे दिखेगा बिल्स रिसीवेबल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हेड है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर एक सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें दिखाएंगे। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को हम लोग करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? करेंट लायबिलिटी में।
और इसको करेंट लायबिलिटी के अंदर सब हेड है, अदर करेंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर पूछेगा कि आप हेड और सब हेड बताओ, तो आप इस तरह से उसको डिवाइड करके जरूर लिखिएगा कि कौन सा आइटम किस हेड और किस सब हेड में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। फिर वही क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट में निम्नलिखित मदे दायित्व पक्ष में किन शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। बोलता है अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट विल बी प्रेजेंटेड। तो देखिए दो आइटम है, अनक्लेम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलिए देखते हैं अनक्लेम डिविडेंड कहाँ पे जाएगा, कौन से हेड में। तो अनक्लेम डिविडेंड का मतलब ऐसा डिविडेंड जो मांगा नहीं गया है, ये करेंट लायबिलिटी में दिखता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी करेंट लायबिलिटी में दिखता है। दोनों का दोनों करेंट लायबिलिटी में दिखेगा, दोनों का दोनों आइटम करेंट लायबिलिटी में दिखेगा। अब लिखा है वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा थ्योरी पूछेगा, अगर थ्योरी पूछना होगा तो सबसे ज़्यादा थ्योरी इस चैप्टर से, और एक और चैप्टर है जिसका नाम है वित्तीय विवरण विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वहाँ से पूछेगा। वित्तीय विवरण के उद्देश्य, क्यों आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों बनाते हैं पीएल अकाउंट, क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, ये सब क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसका पहला उद्देश्य। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हमको सूचना मिल जाता है, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, चाहे सेल जानना हो तो वहीं पे मिलेगा, प्रॉफिट जानना हो तो वहीं पे मिलेगा, एसेट जानना हो तो वहीं पे मिलेगा। नॉलेज अबाउट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, हमको फाइनल अकाउंट बनाने से ये भी पता चल जाता है कि भविष्य में अर्निंग करने की कैपेसिटी मेरी कितनी है। और तीसरा है महत्वपूर्ण क्रियाओं के संबंध में सूचना, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। और उसके नीचे है साधनों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है उसका सही इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और रोकड़ प्रवाह के अनुमान में सहायक, हेल्पफुल इन एस्टिमेटेड ऑफ कैश फ्लो, हमको कैश फ्लो भविष्य में कितना होगा उसके अनुमान में सहायक हो जाता है। और तुलनात्मक अध्ययन में भी हमें मदद मिलता है। ये सारे फायदे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चैप्टर जो हम आपको बताए थे कि एनालिसिस। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिए कि ट्रेडिंग मतलब पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब डिटेल स्टडी करेंगे। वो जो फाइनल उसको डिटेल स्टडी को एनालिसिस बोलते हैं। डिटेल में अब पढ़ना है। वो तो देख लिए कि क्या क्या बनता है, अब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आइटम को चेक करेंगे, ठीक है। तो डिटेल स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिटेल स्टडी में क्या है, वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इन्वेस्टर के लिए जी हाँ, शेयर होल्डर के लिए जी हाँ, डिबेंचर होल्डर के लिए जी हाँ, सबके लिए फ़ायदेमंद है। डिटेल अगर पढ़ेंगे तो सबको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है, अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं, बोलता है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, जी हाँ, तीनों का तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल होता है। लाभ और हानि खाते को भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है, कब तैयार किया जाता है, बोलता है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज नाउ प्रेजेंटेड, किस समय तैयार किया जाता है। और अब नहीं, अब वो बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा गलती है, कंपनी का बैलेंस शीट अब कैसे तैयार किया जाता है ये पूछ रहा है, किस फॉर्मेट में। तो दो फॉर्मेट बताए थे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो अभी लिखे थे कि कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में तैयार किया जाता है। कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में तैयार किया जाता है। जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। When financial statement of two or more organization are analyzed, it is called। जब ध्यान रखिएगा, जब दो बिजनेस को तुलना कर रहे हैं आपस में और दोनों बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर फर्म विश्लेषण, इंटर फर्म एनालिसिस। दो फर्मों के बीच में अगर हम करते हैं तो इंटर फर्म होता है, और एक ही फर्म का 2 साल का डेटा को करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। ध्यान रखिएगा इसको, एक है इंट्रा फर्म और एक है इंटर फर्म। अब कॉमर्स वर्ल्ड क्या किया अपना, ध्यान रखिएगा, कॉमर्स वर्ल्ड CWH, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपना 2021 और 2022 का तुलना कर रहा है कि 2021 की तुलना में 2022 में मेरा क्या स्थिति। तो अपने ही बिजनेस का हम 2 साल का डेटा को तुलना करें, अपने ही बिजनेस का 2 साल के डेटा को तुलना करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा फर्म। क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म। एक ही बिजनेस के 2 साल के डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस। और यहाँ पे पता चला एक्स लिमिटेड जो है वो अपना तुलना वाई लिमिटेड से कर रहा है, अलग अलग बिजनेस है दोनों। तो जब अलग अलग बिजनेस है तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस। क्या बोलते हैं, इंटर फर्म एनालिसिस, अंतर फर्म विश्लेषण। तो यहाँ बोल रहा है 2 या 2 से अधिक संस्था का तुलना कर रहे हैं तो होता है इंटर फर्म एनालिसिस, याद रखिएगा। और एक ही बिजनेस का अगर रहेगा तो इंट्रा फर्म कहलाएगा यार। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है, बताइए।
बोलता है कि फॉर होम इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, किसके लिए ज़रूरी नहीं है? तो इन्वेस्टर के लिए तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, कंपनी के कर्मचारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन भारत के राजदूत के लिए कंपनी के विश्लेषण का कोई मतलब नहीं है। जब व्यवसाय की खराब स्थिति को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बिजनेस खराब है, एकदम खराब स्थिति में, लेकिन अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज ए गुड इट इज़ नोन एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल बाइस्ड। पर्सनल बाइस्ड का मतलब व्यक्तिगत तौर पर पक्षपात कर रहा है अकाउंटेंट कि खराब स्थिति को भी अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पर मतलब उसको कुछ फ़ायदा होगा, जैसे हम अकाउंटेंट हैं तो हमको कुछ तो फायदा होगा कि हम गलत चीज़ को सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जबरदस्ती बोलेंगे नहीं ठीक है, तो ये पर्सनल बाइस्ड हो गया, व्यक्तिगत पक्षपात हो गया, आप पक्षपात कर रहे हो, आप सही चीज़ नहीं दिखा रहे हो। एक अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो सही चीज़ दिखाए दुनिया को। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन सा नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, तो प्रॉफिट एंड आता है, बैलेंस शीट आता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। लेजर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है, फाइनल अकाउंट के अंदर लेजर नहीं आता है, ठीक है। अब चलते हैं अंत को, अभी हम आपको बताए थे कि अंतः फर्म विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। देखिए, इंटर फर्म, व्हाट इज इंटर फर्म कंपेरिजन? इंट्रा नहीं, इंट्रा में क्या था, एक ही बिजनेस के 2 साल का डेटा का तुलना करते थे, और इंटर फर्म में क्या होगा, 2 अलग अलग व्यवसाय का आपस में एनालिसिस करेंगे। तो 2 अलग अलग व्यवसाय का जब आपस में एनालिसिस करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन, जैसे एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, दोनों को तुलना कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। उसको बोलते हैं अंतर फर्म तुलना, 2 फर्मों का आपस में तुलना, ठीक है, अलग अलग फर्म का, ध्यान रखिएगा। और देखो इंट्रा, फिर यहाँ पूछ दिया व्हाट इज इंट्रा फर्म एनालिसिस, अभी बता चुके हैं आपको हम। इंट्रा फर्म में क्या होगा, एक ही बिजनेस के 2 सालों का डेटा का तुलना करेंगे। एक ही बिजनेस है, उसके 2 साल का डेटा, जैसे मेरा ही कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का 2021-2022 का तुलना करें, तो बिजनेस एक ही है, उसी का 2 साल का डेटा का तुलना करें तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म एनालिसिस। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या महत्व है? क्यों इतना एनालिसिस करने की जरूरत है, डिटेल स्टडी करने की जरूरत है, एक एक चीज़ चेक करने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट ऐसे लिख दिया कहानी बना के, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या मिलता है, तो संस्था की तरलता, यानी संस्था के पास लिक्विडिटी कितना, पैसा कितना आ रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। लाभार्जन क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की जानकारी मिलती है, कितना प्रॉफिट कर सकता है। शोधन क्षमता, सॉल्वेंसी कैपेसिटी की जानकारी मिलती है। प्रबंधकीय कुशलता, मैनेजरियल इफिशिएंसी कितनी अच्छी है वो हमको पता चल जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को की जानकारी हमको मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जरूरत है। वित्तीय विश्लेषण के निर्वचन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मिंट बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ आप एनालिसिस किए उसको इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट मतलब निर्वचन कीजिए, डिटेल देखिए, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके कि इससे क्या मिलेगा हमको। अब मान लीजिए कि कोई आदमी पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया, तो आप निष्कर्ष दीजिएगा ना कि आप क्या समझे इस बात से। तो वही बोल रहा है, वित्तीय विवरण विश्लेषण के निर्वचन से आशय आंकड़ों का अर्थ और महत्व को समझना, कि ये जो आंकड़ा है वो क्या बोल रहा है, इसका क्या महत्व है, स्पष्ट करने से, ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ सके, नॉर्मल पर्सन भी इसको आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसका एक कंक्लूजन निकाल सके। इसलिए आपको इंटरप्रेट करना होगा उस डेटा को जो टफ है उसको आसान बनाना होगा। तो जो टफ डेटा होता है उसको आसान बनाया जाता है एनालिसिस के अंदर, कि इसलिए बनाया जाता है ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। नहीं समझेगा तो शेयर में पैसा कहाँ से लगाएगा? इसलिए ऐसा डेटा को बनाइए कि आम आदमी भी इसको समझ सके और आसानी से उसमें पैसा लगा सके, तो शेयर में पैसा लगा सके, इसके लिए ये एनालिसिस किया जाता है। शीर्ष विश्लेषण या लंबवत विश्लेषण किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय वर्टिकल एनालिसिस? याद रखिएगा 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो जब ऐसे तुलना आप कर रहे हैं तो वर्टिकल एनालिसिस है, और ऐसे तुलना कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स लिमिटेड यहाँ पे और सेम कंपनी वाई लिमिटेड है, या इसको ऐसे दीजिए, 2010 और 2011 का तुलना करें तो दोनों सेम है, या 2 कंपनियां सेम नेचर की होगी तो ऐसे ना तुलना होगा। और जब ऐसे तुलना होगा ऊपर नीचे तो लंबवत हो जाएगा। तो जब हम कंपैरिजन ऊपर और नीचे करेंगे तो लंबवत। जब केवल 1 वर्ष के वित्तीय विवरणों के विभिन्न अवयवों के पारस्परिक संबंध को विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पे लंबवत विश्लेषण होगा, ठीक है। एक ही साल के मतलब एक कंपनी है और एक ही साल है, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ हम एनालिसिस करते हैं तो वो जो है क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को डिटेल में स्टडी करना, एक एक चीज़ को चेक करना ताकि हम उससे सही इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। जैसे मान लीजिए
कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हम हर किसी साल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम किसी सीईओ को पकड़ेंगे कि देखिए सर हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, कस्टमर का रिव्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो सीए क्या करेगा, मेरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएगा, पीएल मंगाएगा, बैलेंस शीट मंगाएगा, डिटेल स्टडी करेगा और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के देगा कि सतीश जी आप ये काम करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जरूरत है। जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, आपको आपकी कमियां पता ही नहीं चलेगी, और जब कमी नहीं पता चलेगा तो फिर निर्णय कैसे ले पाएंगे, डिसीजन कैसे ले पाएंगे ये फ्यूचर के लिए। इसलिए हमको एनालिसिस करने की जरूरत है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक सीमा, एक लॉस लिखना, एक हानि लिखना, स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो याद रखिएगा यहाँ सबसे बड़ा सीमा है पक्षपात। जो व्यक्ति एनालिसिस कर रहा है वो अगर योग्य नहीं है तो वो खुद योग्य नहीं है, सही नहीं है उसका, चूंकि यहाँ पे निर्णय है, निर्णय लेना है। ध्यान रखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, सीए आप हैं, लेकिन आप सही से अगर नहीं डिसाइड कर पाएंगे उस सिचुएशन में क्या सोचना चाहिए, नहीं सोच पाएंगे तो मेरा कंपनी जो है लॉस में चला जाएगा। तो एक डिमेरिट है कि योग्य अगर व्यक्ति नहीं मिलेगा तो आपको बर्बाद कर देगा, आपका एनालिसिस का कोई काम नहीं रहेगा। आगे क्वेश्चन, ऋणदाताओं के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। जो हमको कर्ज देगा मेरी कंपनी को, उसके लिए ये एनालिसिस क्यों जरूरत है। तो भाई कर्ज जो दे रहा है तो कम से कम उस बात का श्योरिटी होना चाहिए ना। देखिए ऋणदाता ये देखेगा आपका एनालिसिस करके, ऋणदाता ये चेक करेगा कि आपको शॉर्ट टर्म लोन देना है या लॉन्ग टर्म लोन देना है, आपका औकात क्या है। तो आपका औकात वो चेक करेगा कि आपको शॉर्ट टर्म देना है कि लॉन्ग टर्म देना है। तो जैसी आपकी क्षमता होगी उस हिसाब से आपको ऋण प्रदान करेगा, जैसी आपकी क्षमता होगी उस हिसाब से आपको ऋण प्रदान करेगा, चाहे वो लोन शॉर्ट टर्म हो और चाहे वो लोन लॉन्ग टर्म हो। अब देखिए वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में डिफरेंस है, ये बहुत काम करेगा, ये पूछने का चांस भी रहता है। क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण। तो सबसे पहले अवधि बोलता है, क्षैतिज विश्लेषण तो बोलता है इसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों के आंकड़े होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है उसमें 2 और 2 से अधिक साल के का डेटा होता है, और जबकि वर्टिकल एनालिसिस में केवल 1 साल का डेटा होता है। वर्टिकल में ऐसे ना है तो 1 साल का ना डेटा चाहिए, और ऐसे तुलना करेंगे तभी नहीं बताएं 2010 और 2011 का तुलना करें। तो हॉरिजॉन्टल में 2 साल का डेटा होना चाहिए, जबकि वर्टिकल में 1 साल का। तुलना की मद, तो इसमें विभिन्न वर्षों के समान मदों को तुलना की जाती है। मतलब इसका सेल, मान लीजिए सेल्स है तो 2010 का सेल 2011 का सेल्स, दोनों में सेम ही ना आइटम रहा, जबकि इसमें अलग अलग है। जबकि इसमें एक ही वर्ष के विभिन्न मदों की तुलना की जाती है, अलग अलग मद को तुलना किया जाता है। दिशा की जानकारी, अधिक वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण होने से व्यवसाय की दिशा की जानकारी हो जाती है। मतलब जो इस तरह से अगर दिया हुआ है 12, 13 इस तरह से तुलना करें, 10 से 11 का, 11 से 12 का, 12 से 13 का, तो हमको समझ में आ जाता है कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, कहाँ जा रहा है, कितना फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता है। डायरेक्शन हमको पता चल जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलता। डायरेक्शन के बारे में 1 साल में क्या डायरेक्शन पता चलेगा। आगे लिखा है उपकरण, क्या क्या टूल्स हैं। तो बोलता है इसका मुख्य उपकरण जो है ट्रेंड एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना था। और इसका मेन टूल्स है जो है वो क्या है, कॉमन साइज एनालिसिस। इसको बोलते हैं कॉमन साइज एनालिसिस, आप पढ़े होंगे कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस इसके अंदर हम लोग करते हैं, समान आकार के विवरण को एनालिसिस करते हैं। वित्तीय विवरण की 3 विशेषता बताइए। तो वित्तीय विवरण मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का 3 फीचर। तो पहला, वित्तीय विवरणों में अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर होते हैं उसको आसान भाषा में प्रेजेंट किया जाता है, सिंपल फॉर्म में लाया जाता है। वित्तीय विवरणों की मदों को स्पष्ट वर्गों में विभाजित किया जाता है। द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू क्लियर कैटेगरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को क्लियर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और इसके माध्यम से विभिन्न मदों की आपस में तुलना की जाती है, परिवर्तनों का पता लगाया जाता है, और इसके आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। थ्रू दिस डिफरेंट आइटम्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर्स, चेंजेस आर डिटेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द दिस बेसिस। बोला है कि जितने भी आपस में मदें हैं सबकी तुलना की जाती है, परिवर्तन का पता लगाया जाता है क्या परिवर्तन, और उसके आधार पर सही निष्कर्ष निकाला जाता है और सही निर्णय लिया जाता है ताकि बेहतर किया जा सके। अब देखो ये अभी जो बता रहे थे ये पढ़ा हुआ चीज़ है बाबू लोग। इंटरनल, ये बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। बताए थे इंटर मतलब 2 अलग अलग बिजनेस का आपस में तुलना इंटर कहलाता है, और एक ही बिजनेस का 2 साल का डेटा का तुलना क्या कहलाता है, इंट्रा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ये इंट्रा और इंटर का आपके पास दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अभी बता चुके हैं आपको।
वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के 3 लाभ बताइए। तो पहला साइंटिफिक डिसीजन होता है। 3 एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो साइंटिफिक जजमेंट होता है, इवैल्यूएशन आसानी से होता है और ऑडिट होता है इसका। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेम है। देखिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या अभिप्राय है, इसके लाभ बताइए। तो भाई इसका अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अर्थ है, अभी तो कितना बार वित्तीय विवरण विश्लेषण बता चुके हैं, और इसका लाभ नीचे लिखा होगा, देख लीजिए लाभ और महत्व। तो वैज्ञानिक निर्णय होगा, पक्षपात रहित निर्णय होगा, जिसको बोलते हैं अनबायस्ड डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन, प्रबंधकीय दृष्टि से महत्व है, इंपॉर्टेंस विद द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, बाह्य पक्षों के लिए महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसाइड पार्टीज, अंशधारियों की दृष्टि से महत्व है, इंपॉर्टेंस विथ व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स। वित्तीय विवरण के उद्देश्य और सीमा लिखना है। तो पहला उद्देश्य है संस्था की वित्तीय स्थिति और लाभदायकता की जानकारी प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉल्वेंसी कैपेसिटी, अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्पिटिटिव स्टडी विथ अदर फर्म्स, व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, और संस्था की भावी संभावनाओं का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो पहला है कि वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना प्रॉब्लम है, अविश्वसनीय तुलनीय, बोलता है अनरियलिस्टिक कंपैरिजन हो जाता है, ऊपरी दिखावट से प्रभावित हो जाता है, इफेक्टिव बाय विंडो ड्रेसिंग, गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसके नीचे क्या लिखा है, मूल्य स्तर के परिवर्तन को प्रकट न करना, डोंट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करना। तो एक वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगला वीडियो इसके बाद वाला चैप्टर से लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एक लेक्चर और हम लोग लेंगे तो हम लोग सही जगह पे पहुंच जाएंगे। एक लेक्चर और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो ये पूरा फाइनल हो जाएगा।